हेलो क्लास। हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट और आज इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है भूमि सुधार। तो अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद हमने मतलब हमारी कंट्री में किस तरीके से डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को शुरू किया गया और वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किस तरीके से हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहे। और इसी चैप्टर में अब हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं, वो है हमारा लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मतलब भूमि सुधार। इसमें बेसिकली हम लोग जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ज़मींदारी प्रथा जो थी, सबको पता है ज़मींदारी सिस्टम जो है वो कॉलोनियल टाइम से हमारे यहाँ चला आ रहा था और अब इसको एबॉलिश किया गया। एबॉलिश मतलब इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो लैंड था वो मतलब बहुत लिमिटेड लोगों के पास था और बहुत सारे लोग कैसे थे, लैंडलेस थे। तो इसीलिए उन लोगों से ज़मीन उनके हाथों से वापस लेना और बाकी उन लोगों को देना जो लैंडलेस लोग हैं, उन लोगों को बांटना, यही हमारा लैंड रिफॉर्म था। साथ में लैंड रिफॉर्म में एक चीज़ और करी गई और वो क्या था कि जो छोटे छोटे लैंड के टुकड़े थे उन्हें एक साथ इकट्ठा किया गया और उसके बाद जब वो एक मतलब एक बड़ा लैंड बना तो उसके ऊपर हम ईज़िली एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो इसे कहा गया कंसोलिडेशंस ऑफ लैंड। तो इस तरीके से हमने देखा लैंड रिफॉर्म्स में सारे काम करे गए। और लैंड रिफॉर्म्स में मतलब जो ये हमने प्रयास करे थे लैंड रिफॉर्म के, जो हमारी गवर्नमेंट ने उस समय करे कि कंसोलिडेशन करा, तो कुछ चीज़ों में तो गवर्नमेंट को सक्सेस मिली, लेकिन हर एक चीज़ में गवर्नमेंट को सक्सेस नहीं मिल पाई। अब वो क्या था कि एक तो लैंड रिफॉर्म में ये बात रखी गई कि कौन कितना लैंड रख सकता है, मतलब एक लिमिट रखी गई। लेकिन जो लैंड ओनर्स थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने इस चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लिया। तो ये भी केवल जो एक कानून बना था लैंड रिफॉर्म्स के लिए वो भी पेपर्स में रह गया। ठीक उसी तरीके से जो लैंडलेस लोग थे उन्हें ये कोशिश करी गई कि उन्हें सबको लैंड मिल जाए, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से जो हमारे सामने लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज बने थे वो केवल पेपर्स में रह गए और अगर वो इम्प्लीमेंट भी हुए तो वो पूरे ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी हम इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं वो बेसिकली किससे जुड़ी हुई होती है, हमारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है हमेशा उससे ही जुड़ी रहेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि लैंड रिफॉर्म्स में भी जो हम लोग बदलाव चाहते थे कि समाज में सबको इक्वली लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, फूड क्राइसिस का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फूड क्राइसिस उस समय एक सबसे बड़ा संकट हमारे सामने उभर कर आया था। द एग्रीकल्चर सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स इन द 1960s। मतलब ख़राब से और बदतर की तरफ 1960s में जो हमारा एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन थी वो बढ़ चुकी थी। द ग्रोथ ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 1940s एंड 1950s वर बेयरली स्टेइंग अबाउट रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही थी 1940s से 1950s के बीच में, उस हिसाब से हमारा जो प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम होगा तो सबको खाने को नहीं मिलेगा। Between 1965 and 1967, several droughts occurred in many parts of the country. 1965 से और 1967 के बीच में भारत के कई हिस्सों में सूखा पड़ा। दिस वॉज द पीरियड व्हेन द कंट्री फेस 2 wars एंड फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। और यही वो एक समय था जिसमें भारत ने 2 युद्धों को भी देखा था और साथ में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को भी हमने देखा। तो 2 तरीके की सबसे प्रमुख समस्याएं हमारे सामने 1965 से 1967 के बीच में रही थी। ऑल दिस रिजल्टेड इन अ सर्व फूड शॉर्टेज एंड फेमाइन। और इसका क्या वो निकला एक परिणाम जो हमने देखा कि युद्ध भी हुए, खाने की भी कमी रही और जगह जगह सूखा भी पड़ा। तो इसका हमारे सामने क्या वो निकला कि एक फेमाइन मतलब भूखमरी हमें चारों तरफ देखने को मिलने लगी। इट वॉज इन बिहार दैट द फूड क्राइसिस वर मोस्ट एक्यूट फेल्ट एज द फेस्ड ए नियर फेमाइन सिचुएशन। और जो ये खाने की कमी हो रही थी
जो पैदावार कम थी और कोई ना कोई नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जो हमारी क्रॉप थी वो ख़राब हो रही थी, तो उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें कहाँ पर देखने को मिला? हमें बिहार में देखने को मिला। और बिहार में ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी कि ये किस चीज़ में बदल गई? ये एक फेमाइन में बदल गई। The food crisis had many consequences. The government has to import wheat and accept foreign aid mainly from the US. Now the first priority of the planners was to somehow attain self-sufficiency in the food. और जो ये सिचुएशन हमारे सामने आई थी, उस सिचुएशन में इस सिचुएशन का मतलब ये जो फूड जो क्राइसिस हमारे सामने था, जो खाने का जो संकट हमारे सामने था, उसका क्या परिणाम निकला कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उसे जो फूड मतलब जो फूड ग्रेन्स है वो कहाँ से मंगवाना पड़ा? बाहर से मंगवाना पड़ा। और अमेरिका ने हमारी उस समय मदद करी। तो इस तरीके से जो एक सिचुएशन थी वो कैसी हो गई थी? बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बाहर से हेल्प लेने की हमें ज़रूरत पड़ने लगी। तो तब हमारे प्लानर्स ने सोचा कि अब ज़रूरत है कि हम किस चीज़ में आत्मनिर्भर बने? हम लोग फूड में, मतलब खाने की कभी भी ऐसी सिचुएशन दोबारा से क्रिएट ना हो कि हमें बाहर से ज़रूरत पड़े खाने की या बाहर से हमें हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े। तो इस तरीके से फूड क्राइसिस ने हमारे प्लानर्स को ये सिखाया कि एग्रीकल्चर को इतना डेवलप करना है कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो फूड सिक्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन ये बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे यहाँ फूड क्राइसिस आया, जो हमारे यहाँ खाने का जो एक संकट आया था, उससे अब बाहर के देशों का जो हमारे ऊपर दबाव था वो बढ़ता जा रहा था। और ये दबाव बेसिकली कौन सी कंट्री हमारे ऊपर ज़्यादा डाल रही थी? अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि अब भारत को चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। तो भारत ने अपनी इकोनॉमी पॉलिसी में सबसे पहले किस बात पर ध्यान दिया? उसने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया। और अब जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने ये कोशिश करी कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से डेवलप किया जाए। तो वो लोग लेकर आए ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारी गवर्नमेंट ने क्या ऑफ़र करे? HYV सीड्स को ऑफ़र किया गया, फर्टिलाइज़र्स किसानों को दिए गए, पेस्टिसाइड्स एंड बेटर इरिगेशन एंड हाई सब्सिडेड प्राइजेज़। और साथ में इरिगेशन के जो मीन्स थे उनको सब्सिडेड प्राइस मतलब कि छूट के ऊपर कि सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तो इरिगेशन के मीन्स को सभी तक पहुंचाया गया। The government also gave a guarantee to buy the production of the farmers at a given price. This was called Green Revolution. और साथ में गवर्नमेंट ने किसानों को ये भी कहा कि जो आप उगाएंगे उसे हम एक फिक्स्ड प्राइस पर आपसे ख़रीद लेंगे। तो यही सब चीज़ें क्या कहलाएं? ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से उसको जाना गया। मेनली अ राइज इन द वीट प्रोडक्शन। और ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला वो बेसिकली केवल एक ही मेन क्रॉप थी, और वो कौन सी थी? वीट। और कुछ जगहों पर राइस पर भी मिला। तो 2 क्रॉप्स थी। वैसे बुक में तो केवल वीट का ही मेंशन है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में 2 क्रॉप्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, वीट एंड राइस। क्यों? क्योंकि वीट और राइस ही 2 एक ऐसी क्रॉप हैं जो सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बिकम एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस वाइल अदर रिमेन बैकवर्ड। साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिला वो बेसिकली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पर देखने को मिला। लेकिन और जो इलाके थे वो कैसे रह गए? ग्रीन रेवोल्यूशन में पिछड़े हुए रह गए। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके हमें 2 इफ़ेक्ट बहुत साफ तरीके से दिखाई दिए। और वो जो 2 इफ़ेक्ट थे वो कौन से थे? द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ 2 अदर इफ़ेक्ट्स. One was that in many parts the strike contrast between the poor peasants and the landlords' production conditions favorable for lifting organization to organize the poor peasants. मतलब पहला ये था कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें जो जिनके पास बड़ा लैंड था और जो एक लैंडलेस थे, वो मतलब एक प्रॉस्पेरस फार्मर और एक पुअर फार्मर्स के बीच में जो एक अंतर था वो हमें देखने को मिला. सेकेंड, द ग्रीन रेवोल्यूशन आल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड द मिडिल पीसेंट सेक्शन. और दूसरा इफेक्ट जो हमें देखने को मिला वो क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन से जो मिडिल क्लास का जो फार्मर था वो अब एक हमारे सामने उभर कर आ रहा था, एक इमर्ज होकर आ रहा था.
तो इस तरीके से ये जो बदलाव थे ये फ़ायदेमंद तो हुए, लेकिन सभी जगह एक जैसा ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दी वाइट रेवोल्यूशन। दी वाइट रेवोल्यूशन क्या है बेटा? वाइट रेवोल्यूशन बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क से जुड़ा हुआ है। वाइट रेवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोगों ने एक टीवी पर एड देखा होगा जिसमें एक स्लोगन वो लोग बोलते हैं, अटली बटली डिलीशियस। तो ये किसका है? ये अमूल का। आपको ये स्लोगन मतलब ये ऐड आपने ज़्यादातर सुना होगा। और ये जो अटली बटली डिलीशियस है ये क्या है? ये अमूल का ये एक प्रोडक्ट है, मतलब डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए, चाहे वो बटर हो चाहे वो मिल्क हो। तो इस तरीके से हमने अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट देखे। तो एक बहुत ही मशहूर एक नाम मैं आपको बताती हूँ, उनका नाम था वर्गीस कुरियन जो थे। वो किस नाम से जाने जाते हैं? वो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने क्या स्टार्ट करा? इन्होंने स्टार्ट करा था एक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इन्होंने लॉन्च किया, जो किस नाम से था? जो अमूल के नाम से था। और ये कहाँ पर शुरू हुआ था? ये गुजरात के एक आणंद शहर है, वहाँ से अमूल की शुरुआत हुई। इसमें लगभग 25 लाख दूध से जुड़े हुए जो लोग थे वो इससे जुड़े, मतलब अमूल लिमिटेड से जुड़े। और जो ये जो अमूल था, अमूल पैटर्न बिकम अ यूनिकली एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, स्प्रिंग व्हाट हैज़ कम टू बी नोन एज द वाइट रेवोल्यूशन। और साथ में जो ये अमूल था, ये इससे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 25 लाख लोग इससे जुड़े। और यही किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? ये गांव के विकास से, गरीबी को हटाने के लिए। और ये इस तरीके से एक इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और इसे किस नाम से जाना गया? इसे वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। और in 1970s a rural development program called Operation Flood was started। और ये मतलब जो वाइट रेवोल्यूशन के बाद 1970s में एक ऑपरेशन फ्लड से भी एक ग्रामीण मतलब गांव में एक कार्यक्रम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करा गया। और Operation Flood organized cooperative of the milk production into a nationwide milk grid with the purpose of the increasing milk production, bringing the producer and the consumer closer by the eliminating middleman and ensuring the production a regular income throughout the year। और ये जो ऑपरेशन फ्लड था इसमें क्या करा गया कि जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे मिल्क का, उन्हें पूरे एक नेशन से, मतलब पूरे देश के एक जो उन्होंने वो बनाया था, अपना एक नेटवर्क बनाया था, उस नेटवर्क से जोड़ा गया। और ये केवल एक डेयरी प्रोग्राम नहीं था, डेयरी से जुड़ा हुआ प्रोग्राम नहीं था। इसमें क्या करा गया कि गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, साथ में उनकी आमदनी को बढ़ाया गया, इनकम को। और आमदनी बढ़ेगी तो उन लोगों की गरीबी भी दूर होगी। तो इस तरीके से ये जो था, इसमें लगातार लोग इस अमूल जैसे प्रोग्राम के साथ जुड़ते रहे और उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता रहा। और जो वुमेन्स थी वो भी इससे बहुत ज़्यादा मतलब नंबर्स में जुड़ी। इस तरीके से जो वुमेन डेयरी कॉपरेशन सोसाइटीज़ थी वो भी अब हमें देखने को मिलने लगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं वो है लेटर डेवलपमेंट। लेटर डेवलपमेंट मीन्स कि बाद में अब बहुत मतलब अभी तक तो हमने जो ये प्लानिंग देखी डेवलपमेंट की, लेकिन उसके बाद 1960s के बाद एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिला। और वो क्या डेवलपमेंट था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हो गई तो उनके बाद किसने उनकी पोजीशन ली? तो अब हमारे सामने एक बहुत ही पॉपुलर लीडर इमर्ज होकर आई और वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या करा? 1967 जो हमारा एक टाइम पीरियड है, ये बहुत सारे बदलावों का एक विटनेस, मतलब बदलावों का समय माना जाता है। और इस समय 14 प्राइवेट बैंक्स को क्या करा गया? नेशनलाइज्ड किया गया था। और नेशनलाइज करने के बाद बहुत सारे काम ऐसे करे गए कि मतलब डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट भी हो और साथ में पब्लिक सेक्टर को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया।
पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने की वजह से जो पब्लिक सेक्टर था उसमें हमें उस समय क्या क्या कमियां देखने को मिली कि वो पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट हो गया था, साथ में करप्शन भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगा था। और जो ब्यूरोक्रेट्स थे, ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं बेटा? नौकरशाह। नौकरशाह कौन? जो हमारे लिए इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका जो रोल था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग और ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज हमने अपने इस चैप्टर का एंड करते हैं, और जो ये प्लांट डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, ये चैप्टर आज यहीं पर एंड होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके की पॉलिटिक्स हमने अपनाई, किस तरीके की प्लानिंग हमने करी अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।